Hello viewers, I am Deepthi. In continuation with the part 1 for the solution of physics paper ICSE 2025 specimen paper, second section B. Today I am going to cover section B, question number 4. So first diagram is similar to the specimen paper of last year. The diagram below shows a fish in the tank and its image seen in the surface of water. इसमें क्लियरली मेंशन है एक ही फिश है, उसी की इमेज हमें टैंक के अंदर दिखाई दे रही है. नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज. तो क्या है फिनोमेना इसके पीछे की उसी फिश की इमेज हमें यहाँ दिखाई दे रही है. सो दिस फिनोमेना इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि डेंसर मीडियम है और व्हेनेवर रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर एंगल इंक्रीज हो गया तो क्या है, रे रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो रिफ्लेक्शन हो रही है टोटल. तो इसीलिए उसकी इमेज हमें उसी के अंदर दिखाई दे रही है. तो हमें सिर्फ इसमें नेम द फिनोमेना, इट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है. नेक्स्ट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमें गिवन है. इनसाइड टू लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ2 and μ3 are shown in the diagrams below. The refractive indices are such that μ2 is greater than μ1, μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी है and μ1 इज ग्रेटर देन μ3. तो सबसे पहले हम इनको ही एक ऑर्डर में लगा लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाए. तो क्या कह रहा है, μ2 इससे बड़ा है, इट मींस μ2 बड़ा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 एंड μ1 इज ग्रेटर देन μ3. तो ये तीनों की सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ वुड ए पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द लेंस इन ईच ऑफ द केसेस. तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल रे अंदर एंटर हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल रे अंदर एंटर हो रही है. अंदर एंटर होने के बाद उसके साथ क्या होगा, तो हमने ये देखना है कि वो कहां से कहां एंटर हो रही है. अब यहाँ जो हमें लिक्विड दिखाया गया, इट मींस ये भी एक लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो वो भी एक लेंस है और ये भी एक लेंस है. सिर्फ हमने ये देखना है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और किसका कम है. तो अब हम पहले फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं. यहाँ रिलेशन है μ3 और μ1 के बीच में. तो μ3 और μ1 का रिलेशन हमारे पास ये है कि μ1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ3 मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का, यानी जो लेंस हमें डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया गया उसका ज्यादा है, इट मींस मोर म्यू है. तो जब भी हमारे पास मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, इट मींस स्पीड हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो लेस स्पीड का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो लेस स्पीड मींस टुवर्ड्स नॉर्मल रे जो है वो बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल रे विल बेंड, नॉर्मल की तरफ जाएगी. तो इट मींस यहाँ पर रे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि फोकस की पैरेलल तो आ रही है, फोकस से जानी है तो फोकस की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ज हो जाएगी. तो इट मींस μ1 ग्रेटर देन μ3 है, तो इस केस में हमारे पास जो रे आएगी वो कन्वर्जेंट रे होगी. ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है फिगर ए के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, रे कहां से एंटर हो रही है, μ2 से. बाहर μ2 लिक्विड है और अंदर μ1 है, यानी कि μ2 और μ1 का कंपैरिजन करना है. अब μ2 और μ1 में हमारे पास क्या है, μ2 बड़ा है, ग्रेटर देन μ1 है. अब μ2 से μ1 के अंदर एंटर हो रही है, इट मींस लेस म्यू हो रहा है, μ1 अंदर आ रहा है, इट मींस लेस हो रहा है, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है. लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इट मींस मोर स्पीड हो जाएगी. जब मोर स्पीड हो जाएगी तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, खाली सड़क पे आते ही स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल मींस दूर जाएगी, तो कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती है, नॉर्मल से उस तरफ जाएगी, यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी. अब एंगल तो हमें पता नहीं कितना डाइवर्ज होगी, लेकिन वो स्लाइटली डाइवर्ज हो जाएगी, अंदर नहीं आएगी, डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज नहीं होगी. तो यहाँ पर इट मींस सेकंड केस में हमारे पास कैसी रे आ जाएगी, डाइवर्जेंट रे आ जाएगी, यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी. इतना आपने मेंशन करना है. फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ज हो रही है और सेकंड पार्ट में डाइवर्ज हो रही है. इन सेकंड पार्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. Second part, refractive index of water means mu water is 1.33 at a certain temperature. When the temperature of water is increased by 40 degrees Celsius, the refractive index changes to x. State whether x is less than or more than 1.33. अब आपको पता है the relation between refractive index and क्या दिया गया, temperature. They are inversely proportional. टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा. तो डिक्रीज होने का मतलब है एक्स की वैल्यू
लेस देन 1.33 हो जाएगी। बेसिकली आप देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपने चैप्टर में रीड किए हैं। लाइट चैप्टर आपका पेपर में 20 मार्क्स कैरी करता है, तो सारे फैक्टर्स हमने अच्छे से करने ही हैं। ये वही फैक्टर्स हैं, बस उनको उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग या रिकॉल सब मिक्स कर दिया है, ताकि बच्चा सब चीजों को अप्लाई करेगा तभी वो क्वेश्चन को ठीक कर पाएगा। तो ये चीज आपने समझनी है। फैक्टर आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमने इतना सा मेंशन करना है। नेक्स्ट इज स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बुक में पढ़ चुके होंगे अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है तो। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, डेंसर या रेयर दोनों में हो सकता है, और टीआईआर टेक्स प्लेस ओनली इन डेंसर मीडियम। आपने पढ़ा है कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। और रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टीआईआर टेक प्लेस ओनली व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। Now coming to third part, mixture of red, blue and green। ये अगेन हमारे पिछले साल का स्पेशल पेपर का एक क्वेश्चन दोबारा लिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों लाइट का मिक्सचर हमारे को पास करवाया जा रहा है, और ये पूछा गया है कि किस तरह से पास करेगा। तो कुछ पिछले साल के स्पेशल पेपर के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि वाकई में कंफ्यूजिंग थे, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट दे आर आल्सो कंफ्यूजिंग फॉर टीचर्स आल्सो। तो ये क्वेश्चंस हमें भी कंफ्यूज करके गए हैं, तो इसीलिए इस बार आंसर की के साथ हमें प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड पार्ट में ए है, मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन इज पास टू ए कॉन्वेक्स लेंस as shown in the diagram below. State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction। तो लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रे आ रही है, जिसमें मिक्सचर मींस तीनों हैं, रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। तीनों अलग अलग डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। अब आपको पता है अलग अलग स्पीड अगर कलर की है तो अलग अलग स्पीड होगी लाइट की इसके अंदर जब दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो स्पीड ऑफ किसकी मैक्सिमम होगी इनमें से? स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके अंदर आएगा स्पीड का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, स्पीड ऑफ रेड इज मैक्सिमम। क्यों रेड की स्पीड मैक्सिमम है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है सबको पता है, 8000 आर्मस्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ रेड इज मैक्सिमम हो गई। हम ग्रीन को छोड़ देते हैं तो ग्रीन बीच में ही रहेगा, और ब्लू की क्या हो जाएगी? जब अगर रेड की मैक्सिमम है तो ब्लू की हम कह लेंगे कि लीस्ट हो जाएगी। अब स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? अगर हम ब्लू या वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो सबसे ज्यादा होता है म्यू रेड से, तो म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब नाउ वी नो दैट म्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैम्डा, विद डिक्रीज विद इंक्रीज इन लैम्डा। आपको पता है म्यू और लैम्डा का रिलेशन आपस में इनवर्सली है, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट मींस उसकी वेवलेंथ कम है, ये हमें पता ही है। अब वेवलेंथ कम है तो इट मींस उसकी डेविएशन क्या हो जाएगी? डेविएशन भी इसके केस में ही ज्यादा आएगी। तो उसने पूछा वेदर द रे पासेस टू ए सिंगल पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट, तो हमें पता है कि अलग अलग पॉइंट से पास करेंगे। तो हमारा आंसर इस केस में सिर्फ इतना देना है हमने कि डिफरेंट पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि तीनों कलर्स के लिए डेविएशन अलग अलग हो जाएगी। तो ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों के लिए अलग अलग डेविएशंस आपके पास आ जाएंगी, बी, जी, आर। नाउ नेक्स्ट इज नेम द इनविजिबल रेडिएशन व्हिच आर स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। अभी आपने पीछे देखा था इंफ्रारेड का आया था, और यहाँ पर आपके पास अल्ट्रावायलेट का भी आ गया। ये दोनों रेडिएशंस हर साल पेपर में कवर होती हैं, तो इनको हमने बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इनविजिबल रेडिएशंस का नाम यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो जाएंगे। सिंपल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वन यूज ऑफ दीज रेडिएशंस, तो आप कोई भी इसका यूज दे सकते हैं। आंसर की में स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस, डिटेक्टिंग प्योरिटी ऑफ जेम्स, और एक्स दिया गया है, इंट्रोड्यूसिंग विटामिन डी, ये सब दिए गए हैं। आप कोई से भी एक या दो याद रख सकते हैं। लास्ट इज नेम वन रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई ठीक करेंगे, आपको पता चल गया कि अल्ट्रावायलेट है, तो उसके बाद किनकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है। तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट से ज्यादा उस तरफ कौन कौन सी आती है? तो अल्ट्रावायलेट के बाद पहले आती है विजिबल, फिर आती है इंफ्रा, फिर आती है माइक्रो, फिर आती है रेडियो। तो आप सबके नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसने वैसे कोई एक बोला, तो आप इनमें से कोई एक भी दे सकते हैं, बट अदरवाइज हमको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में क्या क्या सीक्वेंस है। तो अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो और फिर रेडियो वेव्स आ जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, an object is placed at a distance of 24 centimeter in front of a convex lens. So this is our convex lens. Object is placed at 24 centimeter of focal length 8. So focal length is 8, it means this distance is 8, so this is f. Now this is 2f, it means ये हमारा कितना हो गया? 16.
2f पे 16 हो गया. Now object is placed at a distance 24. It means beyond 2f object is placed in this case. This is 24. तो beyond 2f आपके पास this object is placed AB at a distance 24. It means u is equal to minus 24 centimeter. U is always negative. In all these cases, u is negative because it is placed in front of the lens. And focal length is equal to 8 centimeter and this is convex lens, so this is positive. Now what is the nature of the image so formed? तो nature के लिए हमने क्या देखा? Object is placed beyond 2f. तो whenever object is placed beyond 2f, its image is formed in between f and 2f. तो यहाँ पर f और 2f के बीच में यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी. f और 2f के बीच में इमेज बनेगी. तो इमेज जो बनती है वो क्या हो जाएगी इस केस में? रियल है, इन्वर्टेड है. तो रियल और इन्वर्टेड. तो नेचर ऑफ द इमेज आपने देखनी है. तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा रियल. और इसका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में ही रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड. अगर आपको लेंस से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई डाउट है तो लाइट चैप्टर की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें डायग्राम्स भी कवर किए हैं, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है कैंडल के साथ आपको, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं. तो अगर आपको अभी भी किसी चीज में डाउट है तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है अभी चैप्टर्स उतने स्ट्रांगली नहीं कर पाए होंगे. तो आप वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. नाउ इन सेकेंड पार्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द image from the lens. Now we know that lens formula is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So we have to calculate image. It means 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. So 1 by f is 8 plus 1 by u. U is minus 24. So LCM is 24. 8, 3, 24 minus 1, it means 2 by 24, it means 1 by 12. So 1 by 12, 1 by v is 1 by 12, तो v is equal to plus 12 सेंटीमीटर. तो ये हमारा v का इस केस में आंसर आ जाएगा. दिस इज 12 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस हो गया. और इसके अलावा हमारे पास नेचर पूछी थी. नेचर में हमने रियल और इन्वर्टेड, वो हम डायग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें यहाँ से नेचर इमेज इसकी क्लियर हो जाएगी, तभी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो डायग्राम बनाना कोई कंपल्सरी नहीं होता. अगर आप इमेजिनरी बना सकते हो तब भी आप आंसर दे सकते हैं. In second part, when sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors, forming a rainbow. A similar phenomenon is observed when white light passes through a prism. Which color will show the maximum angle of deviation and which color will show the minimum angle of deviation? तो अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता ही है. म्यू वी का अभी भी हमने वही डिस्कस किया था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2. सो म्यू का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर लेंगे तो म्यू वी, म्यू वायलेट जो होता है हमें पता है इज ग्रेटर देन म्यू रेड. तो वॉयलेट का म्यू ज्यादा होता है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. तो इट मींस डेविएशन भी वॉयलेट कलर में जो आती है वो ज्यादा आती है रेड से. तो वॉयलेट कलर की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है. जब भी अगर हम प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं तो राइट ले अंदर एंटर होती है, अंदर जाने पर 7 कलर में स्प्लिट होती है. जो सबसे नीचे आएगा दिस इज वॉयलेट. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जितने भी 7 कलर हम बाहर लेकर आते हैं विब कर्व का कंसेप्ट ऊपर जाता है, VIB, GYO, R. तो रेड सबसे ऊपर है क्योंकि उसकी डेविएशन सबसे कम होती है और वॉयलेट की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है. तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन. तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास वॉयलेट आ जाएगा और उसके बाद आया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो उसके लिए हमारे पास रेड आ जाएगा. इन बी पार्ट, इफ इंस्टेड ऑफ सनलाइट अ ग्रीन कलर्ड रे इज पास. तो यहां से तो हम सनलाइट लाए थे जिसको हमने स्लिट में से पास करवाया था, लेकिन अब वो चेंज कर रहा है, क्वेश्चन में ट्विस्ट दे रहा है. ग्रीन कलर्ड रे इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द एमर्जेंट रे. तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रीन कलर है तो ग्रीन ही बन के बाहर आएगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर. वो सिर्फ स्प्लिट कर रहा था व्हाइट कलर को, प्रोड्यूस नहीं कर रहा. तो ग्रीन कलर ही बाहर आएगा बिकॉज प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर. तो इसका आंसर सिर्फ हमें ग्रीन कलर में ही देना है बी पार्ट में. नाउ थर्ड पार्ट. सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट. O is the luminescent particle. This is particle trapped inside a glass block. ये glass block हम normally ऐसे draw करते हैं. यहाँ पर vertical position में दिया गया है. A student traces the path of rays coming out of it and reflecting over a plane mirror. और इस तरह हमारे पास मेन plane mirror रखा गया है. यहाँ से जो light आई है वो उस पर reflect हो रही है over a plane mirror. Now complete the table using the labels from the figure. The first label is done for you, जिसमें हमें A B C D ऐसे पूरा वो दिया गया है.
5 पार्ट्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको, मैं सिर्फ पूरा टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगी आपका। फर्स्ट इज एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि इंसिडेंट से रिफ्लेक्शन होकर जा रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट आ रही है और ये रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ए पार्ट का आंसर ए ही है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है और 4 फिलिप्स हैं, चारों का 1-1 मार्क है आपके पास। B is a partially reflected ray in the glass block। इसमें से partially reflected ray कौन सी दिख रही है आपको, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से हमारे पास आई, यहाँ इस तरफ से गई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, O से ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन यहाँ ये जो इस तरफ रेट दिखाई गई है, ये आपकी पार्शियल रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको हम U से दिखाएंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो अब यहाँ चेक कीजिए कहां पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का मिल रहा है, यानी हमें कहीं पर एरो स्लैब की सरफेस के साथ, ये दिख रहा है आपको, स्लैब की सरफेस के साथ यहाँ पर आपके पास ये टी रे करके उन्होंने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ हमें ये सी एंगल दिखाया गया है, तो दिस सी इज क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। Now next is D, refracted ray। तो refracted ray जो हमारी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो refracted ray कौन सी, ये दूसरे मीडियम में जा रही है जो Q बन के गई है, इसके अलावा दूसरी refracted ray कौन सी सकती है, T बन के गई है, दोनों बाहर गई हैं, तो Q and T both are refracted rays। Next is an angle of refraction of the ray R। अब refraction यहाँ पर R का हमें बताना है, angle of refraction कैसे बताएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हमें ई एंगल दिया गया है, लेकिन ये ई एंगल किसके साथ है, ये तो सिर्फ सरफेस के साथ है, वो तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमें तो यहाँ देखना है कि ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ई। अगर ये एंगल 90 माइनस ई है और यहाँ पर हम इसी नॉर्मल के पैरेलल एक लाइन डाल देंगे, तो इस आर का यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, सेम 90 माइनस ई, तो इट मींस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे आर आंसर आएगा 90 माइनस ई, ये इस केस का आंसर हो जाएगा। Now coming to question number 6, part 1 is this diagram. A metal rod AB of length, total length is 80 centimeter. So this is 80, it means 0, and this is 80. 80 centimeter is the length of the rod, is balanced at 45. तो fulcrum यहाँ है from the end A with 100 G weight suspend from the two end. खास बात ये है कि दोनों तरफ जो weight है वो equal suspend किया हुआ है। If this rod is cut at the center, अगर हम इसको सेंटर से कट कर देते हैं, सेंटर मीन्स हम C पॉइंट को कट कर देंगे, 80 का हाफ 40 हो गया, C से अगर हमने कट कर दिया तो then compare the weight of AC to the weight of BC। AC का वेट और इधर BC का वेट, दोनों को हमने कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा हो गया। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, यहाँ पर फल्क्रम हमने नॉर्मल पोजीशन में यहाँ लिया है, यानी इट मींस हमारा इधर का जो पार्ट है वो क्या है, कम है, लेंथ में कम है, 45, 80 माइनस 45, इट मींस हमारे पास यहाँ पर लेंथ कम आ रही है और यहाँ पर पूरी 45 है 80 में से, इधर 35 है, तो ये वाली लेंथ 35 है और ये वाली लेंथ 45 है, ये छोटी लेंथ बैलेंस कर रही है, जबकि वेट तो दोनों तरफ, हमारा मोमेंट क्या कहता है कि F इंटू डी इक्वल होना चाहिए, इट मींस हमारे पास फोर्स तो सेम है, D यहाँ छोटा है, D कम है, लेकिन मोमेंट फिर भी दोनों को, क्योंकि अभी ये बैलेंस पोजीशन में है, उसने बोला हमें इज बैलेंस्ड एट 45, तो यहाँ पर बैलेंस किया गया, इट मींस हमारा ये वाला जो मोमेंट है यहाँ का कम लेंथ के बाद जो भी बराबर है, तो हैवी कौन हो जाएगा, वेट किसका ज्यादा हो जाएगा, BC का वेट ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ BC इज ग्रेटर देन वेट ऑफ AC पार्ट। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये भी हमारा लास्ट ईयर पेपर का बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, उसी पे सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएं। And the given reason in the answer key is, even though the weights present are same at the both ends, the torque arm of B is less than, यानी कि लेंथ इसकी लेस है than the torque arm of A। torque arm की लेंथ कितनी है आपको दिख रही है 45 है और इसकी कितनी है 35 है। This means the moment of weight of the rod acts from side B and the center of gravity lies beyond 45. Thus more weight is concentrated between B and C के बीच में ज्यादा वेट कंसेंट्रेट है, यानी वो वाला पार्ट हमारा ज्यादा हैवी है। ऐसे क्वेश्चंस अब ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पहले यूनिफॉर्म मीटर स्केल लिखा जाता था, इसका सारा वेट सेम होता था, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में खास बात होती है कि मेटल रॉड लिख दिया जाता है, यूनिफॉर्म वर्ड मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक तरफ हैवी और एक तरफ लाइट वेट इस तरह से बनाई जाती है ताकि बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर पाए। नाउ कमिंग टू पार्ट 2, for each of the following scenarios state whether the work done by gravity is positive, negative or zero।
तो सेकंड पार्ट में ग्रेविटी से रिलेटेड आपने देखा है फर्स्ट सेक्शन बी के पहले 2 क्वेश्चंस पूरे लाइट चैप्टर से हैं, और अब हम आ रहे हैं यूनिट 1 पे, जिसमें आपके पास वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स और मशीन, इन सबके क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर का आया था, अब सेकंड का आ रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन हो गया, हम सेकंड चैप्टर के लिए कर रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बताना है हमने वर्क डन के लिए। पर्सन वॉक्स ऑन ए लेवल्ड रोड, तो लेवल रोड पे अगर चल रहा है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेवल रोड पे है तो इट मींस उसकी वर्क डन क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की टर्म में आपने आंसर देना है। नेक्स्ट इज अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर। क्लाइम्स अ लैडर मींस वो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ हम जब चल रहे हैं इट मींस हमारा क्या हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम थोड़ा सा मेंशन अपने लिए कर रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी है तो इट मींस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, आपका वर्क डन जो है वो वर्क डन इज नेगेटिव। इन सी पार्ट अ कार इज इन न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप, और नीचे की तरफ आ रही है यानी कि टुवर्ड्स ग्रेविटी, और जब कोई भी चीज टुवर्ड्स ग्रेविटी आती है तो इट मींस उसका वर्क डन जो हम ले लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट केस में 0 हो जाएगा, सेकंड केस में नेगेटिव हो जाएगा और थर्ड केस में पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। इन थर्ड पार्ट जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का है, एवरी ईयर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन बेस्ड होता है वो 4 नंबर में हमेशा आता ही आता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इस बार बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आया था, अगर आप इस साल का पेपर रिवाइज करेंगे तो आपको मार्बल का क्वेश्चन दिया गया था, वो भी काफी घुमा करके दिया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये तो सिंपल है, अभी स्पेशल पेपर में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रखा गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी बुक में भी कर लिए होंगे। तो ये इसकी 3 पोजीशंस दी गई हैं हमें, ए, सी एंड बी। क्या है हाइट, यहां से टोटल अगर हम लेंगे दिस इज 5 मीटर। Now show the simple pendulum of mass 200 gram. This mass is given as 200 gram. और जब भी मीटर में दिया गया तो आपको MK सिस्टम यानी SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले स्टेप से ही इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 0.2 kg, नहीं तो यही आपके मार्क्स कटवा देते हैं फिर। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन A, मीन पोजीशन A से इसको चेंज किया गया टू एक्सट्रीम पोजीशन B, यहां तक लाया गया है। पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन A आपको पता है, यहां पर तो नहीं है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट ही नहीं है तो 0 है। At the position B, the pendulum bob is raised by 5 meter. Now, what is the potential energy of the pendulum at the position B? तो potential energy अगर हम निकालेंगे तो U is equal to normal question है mgh का, m हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 0.2 है, g की वैल्यू क्वेश्चन में ही 10 दी गई है, और h की वैल्यू हाइट कितनी ले रहा है, हाइट कितनी दी गई है हमें यहाँ पर is raised by 5 मीटर। तो 5 मीटर मीन्स हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 is 10 और 10 का फिर एक डेसिमल लग जाएगा तो 10, अब आपके पास आ जाएगा 10 और ऐसा यूनिट वर्क डन का यहाँ पर एनर्जी का जूल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास हमेशा कंजर्व रहेगी। तो सी पॉइंट पे अगर हम मिडिल की भी बात करेंगे तब भी दोनों का सम मिला करके टोटल हमारे पास 10 जूल ही आएगा, जितना हाइट पे था उतना ही यहाँ टोटल होगा मैकेनिकल एनर्जी। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। अब स्पीड ऑफ द कितना आ जाएगा, जितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब हम टॉप पे होते हैं उतनी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब हम बिल्कुल उस चीज के बॉटम पे आ जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इक्वल होनी चाहिए। अब जब हम U कितना है mgh है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv² है, m तो कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 5 है, हाफ आ गया, यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी। सो v² इज इक्वल टू 2 इस तरफ चला जाएगा, 10 हो गया, 10 into 10 100 हो गया, v² इज इक्वल टू 10, इट मींस v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपको कोई भी ऐसा यूनिट कहीं भी इग्नोर नहीं करना है, डोंट टेक देम लाइटली, नहीं तो उन्हीं के मार्क्स कट जाते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. With the completion of question number 6, I am concluding this video. In next part, I will cover question number 7, 8 and 9. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.